नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा आखिर बनी कैसे थी। ये कोई सीधी-सादी कहानी नहीं है। इसमें चुनाव है, मनोनयन है और राजनीति के कई दिलचस्प मोड़ भी हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारत का संविधान आखिर लिखा किसने? अक्सर हम कुछ बड़े नेताओं का नाम सुनते हैं, पर क्या कहानी बस इतनी सी है? क्या ये किसी एक इंसान का काम था या इसके पीछे बहुत से लोग थे? जवाब है, इसे एक पूरी की पूरी सभा ने मिलकर लिखा था। एक बहुत बड़ी और विविध सभा। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस सभा में लोग आए कहां से थे, उन्हें चुना कैसे गया था। आइए इसी पूरी प्रक्रिया को जरा बारीकी से समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान से। समझिए कि यही वो दस्तावेज था जिसने संविधान सभा का पूरा खाका तैयार किया। एक तरह से कहें तो इसका ब्लूप्रिंट। इस प्लान ने एक नंबर सामने रखा, 389। कहा गया कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। अब यह नंबर बस एक नंबर नहीं है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी के बंटवारे पर टिकी है। अब दिलचस्प बात यह थी कि इन 389 सीटों को दो बड़े बड़े हिस्सों में तोड़ा गया। 296 सीटें दी गईं ब्रिटिश भारत को, यानी वो इलाके जो सीधे अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, और बची हुई 93 सीटें गईं देसी रियासतों के खाते में, जहां उस वक्त राजा महाराजाओं का शासन था। तो सवाल उठता है कि सीटों का बंटवारा किस हिसाब से हुआ? फॉर्मूला बहुत सिंपल था। मोटे तौर पर हर 10 लाख की आबादी पर एक सीट। मकसद साफ था, ये पक्का करना कि सभा में देश के कोने कोने की नुमाइंदगी हो। अब कहानी और भी गहरी होती है जब हम ब्रिटिश भारत की 296 सीटों को देखते हैं। वहां बंटवारा और भी ज्यादा डिटेल में था। पहले तो हर प्रांत को उसकी आबादी के हिसाब से सीटें मिली, और फिर प्रांत के अंदर उन सीटों को 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया: मुस्लिम, सिख और जनरल, यानी सामान्य, जिसमें बाकी सब लोग आ गए। तो ठीक है, प्लान बन गया, सीटें भी बढ़ गईं। अब सवाल यह था कि इन सीटों पर लोग आएंगे कैसे, क्योंकि यहां जो प्रक्रिया अपनाई गई वो बहुत ही अनूठी थी। ये कोई आम चुनाव नहीं था। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ब्रिटिश भारत की सीटों के लिए चुनाव तो हुए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब आम जनता ने वोट नहीं डाला, बल्कि जो प्रांतीय सभाएं पहले से थीं, उनके सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि चुने। वहीं दूसरी तरफ देसी रियासतों में कोई चुनाव ही नहीं हुआ। वहां के राजाओं ने बस अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत कर दिया, यानी नॉमिनेट कर दिया। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि हमारी संविधान सभा एक हाइब्रिड यानी मिली-जुली संस्था बनी। कुछ सदस्य चुनकर आए थे, तो कुछ को सीधे नॉमिनेट किया गया था। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसके सदस्यों को देश की आम जनता ने सीधे वोट देकर नहीं चुना था। तो ये तो था कागज पर बना हुआ प्लान। अब देखते हैं कि जब जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए, तो असलियत में क्या हुआ, जमीन पर क्या तस्वीर बनी। ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के लिए हुए चुनावों के नतीजे बिल्कुल साफ थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटों के साथ जबरदस्त जीत हासिल की। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलीं और बाकी की 15 सीटें छोटे मोटे ग्रुप्स और आज़ाद उम्मीदवारों के पास गईं। चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था, और उस मोड़ का सीधा ताल्लुक इस नंबर से है, 93। याद है वो 93 सीटें जो देसी रियासतों के लिए रखी गई थीं? वो सीटें कभी भरी ही नहीं गईं। रियासतों ने उस वक्त भारत का भविष्य क्या होगा ये तय नहीं कर पा रही थीं, इसलिए उन्होंने खुद को इस पूरी संविधान सभा से दूर रखने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे ही नहीं। तो एक तरफ चुनाव हो गए, दूसरी तरफ रियासतें आई नहीं। तो इन सब के बाद जो सभा आखिर में बनी, वो दिखती कैसी थी? उसमें कौन कौन लोग थे? क्या वो सच में पूरे देश की झलक थी? और ये जानकर शायद हैरानी हो कि भले ही सभा को सीधे जनता ने नहीं चुना था, लेकिन ये उस समय के भारत का एक कमाल का आईना थी। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई से लेकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक लगभग हर समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद थे। इतना ही नहीं, इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। और एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि महात्मा गांधी को अगर छोड़ दें, तो उस दौर का लगभग हर बड़ा चेहरा, हर दिग्गज नेता इस सभा का हिस्सा था। इसी बात ने इस सभा को एक जबरदस्त वैधता और महत्व दिया। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। एक ऐसी सभा जिसे देश की आम जनता ने सीधे नहीं चुना, क्या वो सचमुच पूरे राष्ट्र की आवाज बन सकती थी? क्या वो एक ऐसा संविधान बना सकती थी जो आज भी भारत की नींव है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।